भूतिया कसाई का हैंडपंप। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, देखो तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, तो एक घूंट मार और आगे बढ़। अरे बाप रे बाप, तू ये शराब कहाँ से लेकर आया है? भाई ऐसे खतरों की जगह पर जाने के लिए बस यही तो एक रामबाण इलाज है। रमेश के इतना कहने पर राजू उससे शराब की बोतल लेकर एक घूंट मार लेता है। थोड़ी जान में जान आई, अब तो मैं उस भूत की खटिया खड़ी कर दूंगा और उसका टिकटवा करवा कर यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगा। कुछ दूरी पर चलने के बाद रमेश को हैंडपंप नजर आता है। वो देखो, वो रहा भूतिया हैंडपंप। मुझे तो डर लग रहा है, मैं वहां नहीं जाना चाहता। अबे मर्द का बच्चा होकर डरता है, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। तूने सही कहा भाई, मैं तो एक मर्द का बच्चा हूँ और मर्द को डर नहीं लगता। दोनों ऐसा कहते हुए हैंडपंप के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो अपने थैले के अंदर से एक कलावा निकालता है और उसे डरते हुए हैंडपंप के ऊपर बांधते हुए एक साथ वो लोग कहते हैं, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। देखते ही देखते वो आखिरी बार कलावे की कड़ी को बांधने वाले होते हैं कि तभी हैंडपंप के अंदर से एक जोरदार झटका उन दोनों को लगता है, जिसके चलते वो बहुत दूर जाकर गिरते हैं। तभी अचानक से हैंडपंप के अंदर से एक बहुत ही डरावना भूतिया परिवार निकलकर बाहर आता है। हिम्मत कैसे हुई हमारे इस भूतिया हैंडपंप पर आने की? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? अम्मी अब्बू मार दो इन्हें, ये यहाँ से बच के नहीं जाने चाहिए। इन दोनों को अब हमसे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमें माफ कर दो, हमें मत मारो, हम तो बस गांव की भलाई के लिए ही यहाँ पर आए थे। हमें तो गांव वालों ने भेजा था ताकि हम इस हैंडपंप को तांत्रिक विधियों के द्वारा बांध सकें। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें यहाँ इस हैंडपंप से तांत्रिक विद्या से बांध दोगे तो हम बंद हो जाएंगे? अरे हमारी शक्तियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती हैं, तुम हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। ऐसा कहकर भूत और उसका परिवार सब रमेश और राजू को मार देते हैं। अगले दिन उनकी लाश की हड्डियां हैंडपंप के चारों तरफ पड़ी हुई होती हैं। जब गांव वाले देखते हैं तो सभी अचंभित रह जाते हैं। देखा ना, मैंने कहा था तुम लोगों को इन दोनों लड़कों को मत भेजो। उस भूतिया कसाई के परिवार ने इन दोनों को भी मार दिया और पता नहीं कितने लोगों की जान जाएगी यहाँ। अरे हमें इन्हें इस घर से बाहर निकालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैं एक बाबा को जानता हूँ, वो बहुत प्रसिद्ध बाबा है, उनके आगे अच्छे अच्छे भूत प्रेत फीके पड़ जाते हैं। अरे तो फिर क्या अभी तक तुम सो रहे थे? अरे देखो, जितनी जल्दी हो सके बाबा को गांव में लेकर आओ। ठीक है, मैं अभी ही निकल जाता हूँ बाबा को लाने के लिए। शाम तक मैं गांव लौट आऊंगा, तब तक आप सभी अपने अपने घरों में रहिएगा। कैलाश ऐसा कहकर बाबा को लाने के लिए निकल जाता है। वहीं गांव के सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। शाम ढलने से पहले सभी लोग अपने घरों में जाकर आराम करने लगते हैं। माँ मुझे आपसे कुछ पूछना है। दरअसल वो जो भूतिया परिवार है वो यहाँ क्यों है? ये तो बहुत पुरानी कहानी है। अब ये सच है या झूठ मैं नहीं जानती, लेकिन पूरे 600 साल पुराने इस हैंडपंप के पास में ही एक मुस्लिम कसाई मीट बेचा करता था। गांव के सभी लोग उससे बहुत खुश रहा करते थे क्योंकि वह कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता था। लेकिन माँ आप ही बताओ, जब वह आदमी इतना अच्छा था तो वह भूत बनकर लोगों को परेशान क्यों कर रहा है? क्योंकि उस बेचारे भूत के साथ बहुत बुरा हुआ था, अत्याचार सहन किया उसने। अच्छा माँ, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि मैं इसका अंत भी जानना चाहता हूँ। एक दिन की बात है, वह बेचारा कसाई अपनी दुकान पर मीट काट रहा था। उस जगह से एक ब्राह्मण गुजर रहा था। जैसे ही बेचारे कसाई ने बड़ी सी छुरी से मीट काटा, उसके खून की सारी चींटें ब्राह्मण के ऊपर चली गई, जिसके बाद वह ब्राह्मण बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। हरिओम हरिओम हरिओम। अरे रे 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 रे, तुमने मुझे पूरी तरह भ्रष्ट कर दिया है। अरे तुम्हें पता भी है कि आज मैं कितनी धार्मिक जगह पर जाने वाला था। अरे मियाँ, मुझे माफ कर दीजिएगा ब्राह्मण जी, मुझे पता ही न चला आप यहाँ से गुजर रहे थे। अगर पता होता तो मैं थोड़ी देर थम जाता। अरे ये सब तुमने जानबूझकर किया है ताकि तुम मेरा धर्म भ्रष्ट कर सको। तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। एक ब्राह्मण के ऊपर तुमने खून के छींटे मारे हैं, इसका भुगतान तो तुम्हें करना ही होगा। ब्राह्मण जोर जोर से चीखने लगता है, जिसके चलते वहां उसके जैसे और भी ब्राह्मण आ जाते हैं
और गांव के कई सारे हिंदू धार्मिक लोग भी आ जाते हैं। इसको सजा मिलनी चाहिए, इसमें हमारे ब्राह्मणों का अपमान किया है। ऐसे मुस्लिमों को जीने का कोई अधिकार नहीं, इसे मार डालो। अरे इसको इसकी सजा तो मिलकर ही रहेगी। चलो भाइयों, इसे घसीटते हुए यहाँ से बाहर निकाल दो। गांव के सभी लोग मोहम्मद के साथ उसकी पत्नी और उसके बेटे को भी पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो उन सभी को घसीटते हुए उस जगह से ले जाने लगते हैं। तभी अचानक से मोहम्मद का सिर एक हैंडपंप के ऊपर जाकर टकरा जाता है, जिसके चलते उसके खून के छींटे उस हैंडपंप के ऊपर पड़ जाते हैं और बेचारा मोहम्मद वहीं मर जाता है। उसको मरता हुआ देख उसकी पत्नी और उसका बेटा भी वहीं मर जाता है। उसके बाद क्या हुआ माँ जी? इसके बाद उस मुस्लिम कसाई और उसके परिवार ने उस हैंडपंप के ऊपर ही कब्जा कर लिया और वहां से रात के समय कोई भी गुजरता है तो वह मुस्लिम भूतिया परिवार उन इंसानों को मार देता है। मालती इतना कहती ही है कि तभी अचानक से उसे एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। लगता है फिर से उस कसाई के परिवार ने किसी को पकड़ लिया है। नागार्जुन, चलो बेटा सो जाओ। मालती अपने बेटे को सीने से लगाकर सुला देती है। वहीं दूसरी तरफ भूत और चुड़ैल बेचारे एक आदमी के ऊपर हमला बोल देते हैं। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। हमसे बचकर कहाँ जाएगा? आजा, तुझे मैं अपने हैंडपंप के अंदर ले चलूं। भूत और चुड़ैल उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ हैंडपंप की तरफ ले जाने लगते हैं। तभी वहां एक अघोरी बाबा आते हैं। छोड़ दे चुड़ैल इस आदमी को, छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। अब ये कौन है जो हमें हमारा शिकार छोड़ने के लिए बोल रहे हैं? अरे होगा कहीं का फन्ने खा, लेकिन हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। आखिरी बार कहता हूँ, इस आदमी को छोड़ दे। भूतिया कसाई का परिवार अघोरी की एक नहीं सुनता, जिसके चलते अघोरी बाबा को गुस्सा आता है और वो अपने झोले से भभूत निकाल कर उनके ऊपर फूंक देते हैं, जिससे उनका भूतिया शरीर तड़पने लगता है। कौन हो तुम? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे इन गांव वालों से अपनी और अपने परिवार की मौत का बदला लेना है। अघोरी, अगर तू बीच में आया तो तू भी इसके साथ बेमौत मारा जाएगा। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसे भूल जाओ और इन गांव वालों को छोड़ दो, नहीं तो मजबूरन मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अघोरी की एक भी धमकी का असर कसाई के परिवार पर नहीं होता, जिसके चलते अघोरी हैंडपंप के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़कता है और उसके ऊपर एक मंत्र भी पड़ता है, जिसके बाद कसाई का पूरा परिवार जलने लगता है। देखते ही देखते कसाई और उसके परिवार को वहां से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और वो वहां से गायब हो जाते हैं। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप यहाँ नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। कोई भी बला मेरे सामने टिक नहीं पाती। अब तुम सभी आजादी से यहाँ रह सकते हो। ऐसा कहकर अघोरी बाबा वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद वो गांव वाले खुशी खुशी उस हैंडपंप से पानी भरते हैं और उस गांव में आराम से रहने लगते हैं। भूतिया स्कूल ट्रिप। टीके एजुकेशनल स्कूल में आज फेयरवेल पार्टी का दिन था। सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तुमने बहुत साल इस स्कूल में बिताए हैं, लेकिन अब तुम यहाँ से जा रहे हो, तो इस बार हम सभी टीचर्स ने ये प्लान किया है कि क्यों ना हम लोग इन आखिरी यादों को और भी खास करें। इस बार हम लोग अपने स्टूडेंट्स को कश्मीर के खूबसूरत वादियों में ट्रिप के लिए लेकर जाएंगे। टीचर की इतनी बात सुनते ही सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश हुए। सारे बच्चों ने जल्दी जल्दी से घर जाकर अपना सामान पैक किया और सभी ट्रिप के लिए निकल गए। बस अपनी रफ्तार पर आगे बढ़ रही थी। सभी बच्चे और टीचर्स नाचते गाते अपना सफर कर रहे थे, लेकिन उन्हीं में ज़ारा कुछ खोई हुई सी थी। क्या हुआ ज़ारा? कुछ नहीं। ये इतनी बकबक करने वाली लड़की आज इतनी शांत कैसे है? जरूर कोई तो बात है। तभी ज़ारा से चिढ़ने वाली एक लड़की मीरा बोली, होंगे इनके ही घर के कोई मसले। मीरा की इतनी बात सुनकर ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, मुझे आपसे बात करनी थी। वो अम्मी, कल हमारे स्कूल से सभी स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं, क्या मैं भी? बस ज़ारा, यहीं ठहर जा। अम्मी, हमेशा लड़कियों पर ही क्यों पाबंदियां लगाई जाती हैं? आप भाईजान को भी तो हर जगह जाने देती हो, फिर मुझे क्यों नहीं? तभी ज़ारा के अब्बू आ गए। ज़ारा ने बिना डरे सारी बात अपने अब्बू को बता दी। अब्बू,
क्या मुझे मेरी मर्जी से एक भी काम करने का हक नहीं है? आप बस मुझे मेरी जिंदगी की ये चंद दिन दे दीजिए, फिर मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। ठीक है, सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से बेटा हम तुम्हें जाने दे रहे हैं, लेकिन मेरी बच्ची, मेरी एक बात जरूर याद रखना कि जिद के काम कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। ज़ारा ने पूरी बात अपने दोस्तों को सुनाई और ज़ारा रोने लगी। अरे पागल, अब तो तेरे पापा ने परमिशन दे दी है, तो अब कैसा रोना? अर्जुन, पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा है। अब तुम ज्यादा मत सोचो। इसी तरह सभी बच्चे बातें करते हुए चल ही रहे थे कि तभी अचानक से आसमान से बहुत ही जोर की बिजली चमकी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी जैसे मानो आसमान ही फट गया हो। शांत हो जाओ बच्चों, बस थोड़ा सा मौसम खराब है। बार बार बहुत तेज बिजली चमकने की वजह से बच्चे बहुत डरने लगे। बस चलती चलती अचानक एक होटल के आगे रुकी। वो होटल देखने से बहुत पुराना लगता था, लेकिन बच्चों को डरते देख टीचर्स बिना सोचे समझे उस होटल में चले गए। ये होटल तो मेरी पर्सनैलिटी से बिल्कुल भी सूट नहीं करता। दो बच्चों को एक एक कमरा दिया गया। मीरा और ज़ारा दोनों एक कमरे में थी। एक तो इतना बुरा होटल, ऊपर से इस बहन जी के साथ। अरे मुझे किसी और के साथ कमरा नहीं मिल सकता था? तुम्हें मुझसे ऐसी भी क्या दिक्कत है? और मेरे अब्बू कहते हैं कि किसी की भी जगह की बुराई नहीं करनी चाहिए। मुझे मत सिखाओ। दोनों लड़कियां सो गई। सभी स्टूडेंट्स सो ही रहे थे कि तभी मीरा की आंख खुली। मीरा, कहाँ जा रही हो? मीरा! ज़ारा ने उसे बहुत आवाजें दी, लेकिन मीरा पर उसकी एक भी आवाज का असर नहीं हुआ। वो नींद में से इसी तरह चले जा रही थी जैसे मानो उसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। मीरा अपने कमरे से बाहर आ गई और सीढ़ियों से उल्टी होकर अपने हाथ पैर तोड़कर नीचे उतरने लगी। या अल्लाह, ये सब क्या है? मैं क्या करूं? ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर ज़ारा पागल सी हुई जा रही थी कि तभी वहां अर्जुन और मीरा का दोस्त लकी आ गए। क्या हुआ ज़ारा? आर यू ओके? वो मीरा, वो अर्जुन, हमें कुछ करना होगा, वो खतरे में है। क्या तुमने और मीरा ने खतरा लगा रखा है? साफ साफ बोलो। ज़ारा की जुबान भी लड़खड़ा रही थी। इससे पहले कि वो उन्हें कुछ बताती, बाहर से मीरा के रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। बाहर मत जाना। कैसी बातें कर रही हो? बाहर मीरा मुसीबत में है और तुम्हें अपनी पड़ी है। मैं उसे बचाने जा रहा हूँ और तुम लोग भी मेरे साथ चलो। नहीं। कैसी लड़की हो तुम ज़ारा? यहाँ तुम्हारी क्लासमेट मुसीबत में है और तुम उसे बचाने से इनकार कर रही हो। वो सभी बातें ही कर रहे थे कि तभी रोने और चिल्लाने की आवाज तेज हो गई। फिर ज़ारा खुद को नहीं रोक सकी और वो तीनों मीरा को ढूंढने रात के अंधेरे में निकल पड़े। रात के लगभग 3 बजे थे। पेड़ों के पत्ते घुंघरू की तरह आवाजें कर रहे थे। ज़ारा और अर्जुन पीछे और लकी आगे की तरफ चल रहा था कि तभी लकी चलता चलता रुक गया। क्या हुआ? लकी कुछ नहीं बोला और अचानक ही उसने बहुत तेज भागना शुरू कर दिया। लकी, रुको, लकी! कुछ देर बाद ज़ारा और अर्जुन भी लकी के पीछे भागे, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर वो दोनों गायब हो गए। अब ज़ारा और अर्जुन दोनों को ही बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अर्जुन, यहाँ कुछ सही नहीं है। मुझे लगता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। वो सब तो ठीक है ज़ारा, लेकिन हम किस रास्ते से यहाँ आए थे और हम लकी को यहाँ कैसे छोड़कर नहीं जा सकते? लेकिन वो दोनों ही अपना रास्ता भूल चुके थे कि तभी उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे मानो कोई उनकी तरफ ही आ रहा हो। वो दोनों बहुत डर गए और भागने लगे। तभी उनके सामने मीरा आ गई। उसका चेहरा भयानक था। उसके पूरे चेहरे पर लाल नसें दिखाई दे रही थीं और उसकी खाल सफेद पड़ चुकी थी। मीरा, क्या है ये? मीरा उन्हें देखकर थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर वहीं गिर गई। ज़ारा उसके पास गई। अर्जुन, मेरी मदद करो। अर्जुन, हमें मीरा को बचाना है। अर्जुन! अर्जुन! अर्जुन अपना सर नीचे किए खड़ा हुआ था। ज़ारा के पुकारने पर उसने अपना सर उठाया और जोर जोर से चीखने लगा। उसका चेहरा भी भयानक था। उसे देखकर ज़ारा जोर से चिल्लाई और भागने लगी। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे भागा। अचानक ज़ारा भागती हुई एक बड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंची और उसने वहां जो देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। पेड़ पर लक्की की लाश लटकी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन उसकी तरफ आ रहा था। अर्जुन, होश में आओ, ये मैं हूँ, तुम्हारी दोस्त ज़ारा। ज़ारा के इतना बोलते ही उस आत्मा ने अर्जुन का शरीर छोड़ा और अपनी
कमर तोड़कर जारा की तरफ बढ़ने लगी। वो एक लड़की की आत्मा थी जिसके लंबे बाल उसके पूरे शरीर और चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसका रंग बिल्कुल सफेद और चेहरे पर नसें थी और उसके नुकीले दांत उसे और भी ज्यादा भयानक बना रहे थे। जारा उसे देखकर सब कुछ छोड़कर वहां से भागी। वो आत्मा भी उसके पीछे जा रही थी। भागते भागते जारा अचानक राहुल से टकराई। जारा, जारा तुम कहाँ चली गई थी? पता है मैं कितना परेशान था। वो मार देगी, वो हमें मार देगी राहुल, वो आ रही है। रिलैक्स, यहाँ कोई नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जारा ने पलटकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था और सवेरा हो चुका था। उसको रात की सारी बातें याद आने लगी और वो वहीं बेहोश हो गई। राहुल ने उसे संभाला और उसे होटल तक लेकर आया। मैं कहाँ हूँ? जारा को जब होश आया तो उसने खुद को राहुल के कमरे में पाया, जो उसके होश में आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिरकार तुम उठ गई। तुम ठीक तो हो ना? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन अर्जुन, लक्की और मीरा कहाँ हैं? वो नहीं रहे। पुलिस भी उन तीनों की मौत का कोई पता नहीं लगा पाई, लेकिन होटल के रिसेप्शन से पूछने पर पता चला कि एक बार इसी तरह एक स्कूल से बच्चे ट्रिप पर आए थे। वो लोग इसी होटल में ठहरे थे। उनमें एक लड़की की यहाँ हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश बरगद के पेड़ पर मिली थी। बस तभी से इस होटल और जंगल में कोई नहीं आता है। सारी बात सुनकर पुलिस ने उस होटल को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया और ये फैसला लिया गया कि अब से उस जगह पर कोई भी ट्रिप के लिए नहीं आएगा।